हम एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी कर रहे हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं क्लाइंट से डाटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि उसे हम समझ सकें और उसको डायग्नोज कर सकें और उसकी जो सिम्टम्स हैं उस पर काबू पा सकें। कहने को तो हमने ये कहा था कि एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में ना कोई टेक्निक है और ना ही कोई असेसमेंट टूल्स हैं, बल्कि लाइव थीम्स हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती। ये बातें हुई थी, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो नई चीज़ें मुतारफ़ करवाते हैं इसमें। तो ये दो कैटेगरी टेस्ट की होती है, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं। जैसे आपका पेपर होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट सच एज सेल्फ रिपोर्ट्स रिलाई ऑन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल रिस्पॉन्सेज फ्री ऑफ रेटर बायस। इसमें जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिन कर रहा है पर्सनैलिटी को, आपकी डिफरेंट ट्रेड्स को, उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं जो किसी की भी नफ्सियाती जांच कर सकते हैं, और ऐसी जांच करते हैं जिसमें जांच करने वाले रिजल्ट्स को मुतासर नहीं कर रहा। गॉट इट? दूसरी कैटेगरी है प्रोजेक्टिव टेस्ट। अच्छा, मुझे कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट के नाम बताएं जो आपको आते हों। BAI बैक एंजाइटी इन्वेंट्री एक ऑब्जेक्टिव मैयर है। BDI BHS बैक होपलेसनेस स्केल, ठीक है। फिर है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? इन्वॉल्व यूजिंग एम्बिगुअस स्टिमुलाई टू रिवील इनर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, ठीक है। अब ये TAT, रोशाख, HFD, ये सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। ये किसी इंसान के जो कोवर्ट, जो उसके बातन का पहलू है, जो आमतौर पे ज़ाहरी आंख से नहीं देखा जा सकता, छुपा हुआ है, उसको निकालने के लिए ये इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आपको A4 साइज़ का एक पेज दूँ, एक लेड पेंसिल दूँ, एक इरेजर दूँ और कहूँ ड्रा आ ह्यूमन फिगर। ये HFD टेस्ट है, ह्यूमन फिगर ड्राइंग टेस्ट। इसमें हमने अपने क्लाइंट की ड्राइंग चेक नहीं करनी होती, बल्कि ये एक प्रोजेक्टिव मैयर है जिसके थ्रू हमने अपने क्लाइंट्स की अंदर छुपी हुई बातें, ठीक है, वो ट्रेड्स, वो पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो उसे भी शायद नहीं पता, वो निकालनी, ठीक है। ये भी इसके अनकॉन्शियस तक जाने का रास्ता भी हो सकता है। जबकि इसमें जो रेटर है, जो आजमाइश को जांच करने के लिए अप्लाई कर रहा है, साइकोथेरापिस्ट है, उसका अमल दखल होता है। हो सकता है कि वो किसी और तरह से रेट कर दे। गॉट इट? ये बायस्ड मेजर्स हैं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे, आपको चीज़ें जो हैं वाज़ेह होना शुरू कर देंगी। किसी भी एक टेस्ट पे पूरी तरह रिलाई नहीं किया जाता, बल्कि एक टेस्ट बैटरी यूज़ की जाती है। किसी भी क्लाइंट पे आपने 8 से 9 टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। कुछ उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, कुछ उसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। गॉट इट? ऑल्दो मोस्ट असेसमेंट टेक्स प्लेस इन द इंटरेक्शन बिटवीन थेरापिस्ट एंड क्लाइंट। ज़्यादातर जो असेसमेंट इसमें की जाती है एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में, वो एक प्रोफेशनल रिलेशन, साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशनल रिलेशन अपने क्लाइंट के साथ और क्लाइंट का रिलेशन अपने साइकोथेरापिस्ट के साथ, उसके ज़रिए ही असेसमेंट ज़्यादातर हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, सम एक्जिस्टेंशियल थेरापिस्ट डू मेक यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। गॉट इट? उसके बाद हम पढ़ेंगे द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। किसी भी थेरेपी के दौरान क्लाइंट के साथ साइकोलॉजिस्ट का या साइकोथेरापिस्ट का एक रिलेशन डेवलप होता है। उसमें रैपो बिल्डिंग की बड़ी अहमियत है कि आप अपने क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसे आप अतमाद में लेते हैं कि मैं तुम्हारे राज जो हैं वो किसी से शेयर नहीं करूँगा, ये तेरा और मेरा आपस का मामला होगा और हम सॉर्ट आउट करेंगे कि तुम्हारे इश्यूज़ हैं क्या। गॉट इट? तो आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आप अपने क्लाइंट को समझ सकें और उसे अतमाद दे सकें। द थेरेपिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द पेशेंट रेफर बाय येलम एज थेराप्यूटिक लव।
ये एलम ने कहा है कि एग्जिस्टेंशियल थेरापिस्ट या एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में किसी भी साइकोथेरापिस्ट का अपने क्लाइंट के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो थेराप्यूटिक लव या लविंग फ्रेंडशिप के तौर पे होता है। अब ये लविंग फ्रेंडशिप नॉन रेसिप्रोकल होती है, नॉट डन इन रिटर्न, कि ये नहीं है कि क्लाइंट ने आपके साथ मोहब्बत से पेश आया तो ही आपने उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है, ठीक है, बल्कि ये थेराप्यूटिक लव जो है एक रिश्ता होगा जो अंडरस्टैंडिंग पर मबनी होगा। अच्छा, इस रिलेशन के दौरान रेजिस्टेंस भी अकर होगी। उर्दू में इसे कहते हैं मज़ाहमत। आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो कब होती है? जब आपका क्लाइंट जो आपसे थोड़ा नाला हो, आपको वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो पूरी तरह से, तो वो मज़ाहमत पर उतर आता है, वो चीज़ें छुपाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसकी कुछ मैं मिसालें दूंगा। एक साइकोलॉजिस्ट को डीप ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट साइकोथेरेपी के दौरान बार बार घड़ी को देखता है, ठीक है, या इज़्तिरारी अमाल रिफ्लेक्सेस, बॉल पॉइंट को दबाता है, पाँव हिलाता रहता है, इसका मतलब है वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, ठीक है, या वो चाहता है सेशन ख़त्म करें, ये क्या अब किस जगह में फंस गया हूँ, इसका मतलब है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, या वो ख्वाब बताने से इनकार करता है। ऐसे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है कि अगर आपका क्लाइंट रेजिस्ट करे, यानी कि वो कहे मुझे चीज़ें भूल गई हैं या मैं ये काम करके नहीं आया, ठीक है, तो आपने उसे फिर मोटिवेट करना है कि वो ये चीज़ करे। गॉट इट? रेजिस्टेंस फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू अकर्स व्हेन अ क्लाइंट डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपिस्ट लाइफ थीम्स की बात करता है, उसमें एक लाइफ थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने क्लाइंट को हमने ये चीज़ बावर करवानी है कि वो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल करें। ये नहीं है कि हमेशा रिस्पॉन्सिबल वो किसी दूसरे को ठहराता है, अपनी मसाइल का भी रिस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहराता है, अपनी उलझनों का रिस्पॉन्सिबल भी दूसरे को ठहराता है। तो ये आदत जो डेवलप हो गई हैं, हमने इसे नोट करना है, और इसी को इनऑथेंटिक होना कहते हैं, कि इन एन इनएक्यूरेट व्यू ऑफ वर्ल्ड एन इनएक्यूरेट व्यू ऑफ सेल्फ, ठीक है। आप ज़रा सोचें कि ज़िंदगी गुजारते वक्त हम कभी ना कभी एन इनएक्यूरेट व्यू ऑफ सेल्फ बना लेते हैं। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, ठीक है, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मैं अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो ये क्या है? इनएक्यूरेट व्यू ऑफ सेल्फ है, तो इसको बदलना होगा। इनएक्यूरेट व्यू ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है उसे हमने बदलना है, उसके लाइफ थीम्स को सही करना, ऑथेंटिक करना, यही होगा। उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफरेंस। जी हाँ, इस साइकोथेरेपी के दौरान भी ट्रांसफरेंस अक्कर हो जाती है। ये एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। अगर ये साइकोथेरेपिस्ट की जानिब से हो अपने क्लाइंट की तरफ, कि साइकोथेरेपिस्ट इमोशनली अपने क्लाइंट के साथ अटैच होना शुरू हो जाए और उसे पसंद करने लगे, तो ये काउंटर ट्रांसफरेंस कहलाती है। और ऐसे में एथिकल इश्यूज़ अगर देखें तो एथिक्स ये कहते हैं कि ऐसे में साइकोथेरेपी रोक देनी चाहिए, किसी और को क्लाइंट रेफ़र कर देना चाहिए। और एथिक्स में ये बात भी है कि अगर वो शादी करवाना चाहें आपस में, तो वो 1 साल, गालबन 1 साल के बाद शादी करवा सकते हैं। और ये भी लिखा है कि ऐसी शादियां ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट कंटिन्यूसली प्रेजेस द थेरापिस्ट डिसऑर्डरली, सही मानों में नहीं वो तारीफ कर रहा, ठीक है। होता यह है कि क्लाइंट अपने साइकोथेरापिस्ट के साथ इमोशनली अटैच होना शुरू हो जाता है। सम एक्सटेंट ट्रांसफरेंस बहुत बेहतर है कि एक साइकोथेरापिस्ट के साथ जब तक क्लाइंट अटैच नहीं होगा वो इलाज कर ही नहीं सकता। तो इलाज के लिए ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है वो अटैच हो जाए साइकोथेरापिस्ट के साथ, फिर वो साइकोथेरापिस्ट की बातों को समझेगा, वैलिड समझेगा, और फिर ही उसमें चेंज आएगा। लेकिन ट्रांसफरेंस एक हद से बढ़ जाए तो फिर मामला बिगड़ जाता है। गॉट इट?
कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको सराहना शुरू हो गया। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकती है, नेगेटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकती है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस ऐसे हो सकती है कि क्लाइंट के दिल में, जहन में अपने साइकोथेरापिस्ट का इमेज पॉजिटिव पड़े, जैसे वो अपनी माँ से या बाप से मोहब्बत करता है या अपने लवर से, ठीक है, इसी तरह वो साइकोथेरापिस्ट को देखना शुरू हो जाए। ये एक पॉजिटिव ट्रांसफरेंस है। नेगेटिव ट्रांसफरेंस ये होगी कि इस दुनिया में मौजूद जिन लोगों से क्लाइंट नफरत करता है या नापसंद करता है, साइकोथेरापिस्ट को भी उस कैटेगरी में डाल दें। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट कंटिन्यूसली प्रेजेस द थेरापिस्ट डिसऑर्डरली फॉर हिज और हर हेल्प, कि ये कितना अच्छे हैं आप, आपने मेरी मदद की, आप मुझे समझते हैं, ठीक है, आप मेरे बाप जैसे हैं, मेरी माँ बिल्कुल आप जैसी है, ठीक है, या मेरा कोई भी नहीं है, बस आप हैं। तो ये चीज़ें हमने कंट्रोल करनी होगी। द थेरापिस्ट में एक्सप्लोर हाउ दिस बिहेवियर इज एन एक्टिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर ऐसा शुरू हो जाए तो साइकोथेरापिस्ट ने इस चीज़ का पता लगवाना है कि ये जो बिहेवियर इसका मेरे साथ है, असल में ये बिहेवियर किसके साथ था या होना चाहिए था। इश्यूज विद द क्लाइंट्स मदर और फादर, क्या अपनी माँ बाप को लेकर कोई इसके इश्यूज तो नहीं है? उसके फैमिलियल एटीट्यूड्स चेक करेगा, उसके सेक्सुअल एटीट्यूड्स चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे फ्रीडम। ये लाइफ थीम्स हम पहले कर चुके हैं, आपको पता है कि ये लाइफ थीम हम कर चुके हैं। अब हम इसकी इम्प्लीकेशन कर रहे हैं कि ये कैसे इस्टेब्लिश कैसे करेंगे आप अपने क्लाइंट के साथ। फ्रीडम, द एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट सीज फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज। जब हम फ्रीडम कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल की रूह से फ्रीडम कहा जाता है कि हमारे क्लाइंट को बिल्कुल आज़ादी है, किसी ने इसका बाजू नहीं पकड़ा, किसी ने इसे रोका नहीं है, ये जब चाहे अपने आप को बदल सकता है। इसके पास तो एक बहुत बड़ा चांस है, अपॉर्चुनिटी है टू स्टेप अवे फ्रॉम द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स, कि अपनी मसाइल से वो दूर हो सके। हम सब के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने मसाइल से दूर हो जाएं, है ना हमारे पास मौका। हम इस मौका से फ़ायदा उठाएं। हम आज़ाद हैं, हमें किसी ने बांध के नहीं रखा हुआ कि जनाब डिप्रेशन फील करो, एंड टू कंफर्ट वन सेल्फ, और अपने आप को आराम दे सकें। हर कोई इस दुनिया में आज़ाद है कि वो कब अपने आप को अपने मसाइल से दूर परे कर ले और अपनी ज़ात को कंफर्ट दे सके। ये तो हमारा इनर है ना, कि हम अंदर से महसूस करते हैं कि दुनिया मुझे बुरा समझती है, दुनिया को मैं अच्छा नहीं लगता। ये तो हम कह रहे हैं ना। गॉट इट? डिस्पाइट व्हाट मे हैव हैपेंड इन द पास्ट, भूल जाओ जो माजी में हुआ, जो हुआ सो हुआ। जैसे कि इन द पास्ट चाइल्ड अब्यूज़, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई ज़्यादती का वाक़या पेश आ जाता है और वो बड़े होते हैं, बड़े होकर भी वो ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने उस माजी के बिटर रियलिटी से भाग नहीं सक रहे होते। कोई और सदमे वाली कैफियत, फाइनेंशियल डेप्रीवेशन, कोई पैसों की कमी थी, गुर्बत थी। क्लाइंट्स हैव द फ्रीडम टू चेंज देयर लाइव्स। क्लाइंट के पास पूरी आज़ादी, हम उसे बावर करवाएंगे, तुम बिल्कुल आज़ाद हो, तुम अब चाहो, आज चाहो तो तुम चेंज ला सकते हो, अगर तुम चाहो। शर्त यह है कि तुम अगर चाहोगे तो ही बदलाव आएगा, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला। कोई दुनिया का कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक तुम विलिंग ना होगे चेंज को लेके। इसके बाद हम करेंगे लाइफ थीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने पहले किए हैं, तो हमने ये एक कंसेप्ट के तौर पे किए हैं। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सीख रहे हैं कि इसे कैसे अप्लाई कैसे किया जाएगा। अच्छा, हमारा क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब है वो इनऑथेंटिक है, उसका लाइफ थीम इनऑथेंटिक हुआ। वो हमेशा दूसरों पे थोप देता है किसी भी चीज़ का, जो कसूरवार दूसरों को ठहरा देता है, अपनी कभी जिम्मेदारी लेने को वो तैयार नहीं होता। तो ये चीज़ हम देखेंगे। अगर हमारे क्लाइंट में ये चीज़ हो तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे। हम उसे कहेंगे इट्स ओके अगर तुमसे ऐसा हुआ। वो कहेगा मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता।
इसे हम पंजाबी में कह सकते हैं कि अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने देते, ठीक है, कि मेरे मेरे मैं क्यों इल्ज़ाम अपने पे लूँ। वो हमेशा दूसरों पे तनकीद करते हैं, दूसरों की वजह से मेरी लाइफ ऐसे, दूसरे ऐसे हो गए। तो ये इनऑथेंटिसिटी है, ये क्या है, इनएक्यूरेट व्यू ऑफ वर्ल्ड, इनएक्यूरेट व्यू ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कि दुनिया के बारे में जो वो व्यू रखते हैं ना, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। क्लाइंट्स में ऑफन ब्लेम पेरेंट्स, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा वालिदैन को ब्लेम करते रहते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, ये है वो है। बॉसेस, या अपने बॉस को ब्लेम करते रहते हैं। स्पाउसेस, या अपने जीवन साथी को ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है, इसी की वजह से, अगर मेरी शादी यहाँ ना हुई होती, अगर ऐसा ना होता, अगर ये ऐसा कर लेता, सुन लेता, तो ऐसा ना होता। और अदर्स, या किसी भी दूसरे पे हमेशा बड़ास निकालते हैं, उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपने मसाइल का, फॉर देयर डिफ़िकल्टीज़। मेरे पास जितनी भी मुश्किलात हैं ये मेरी वजह से नहीं, ये किसी दूसरे की वजह से। ये है उनका इनऑथेंटिक होना। गॉट इट? इन असिस्टिंग द क्लाइंट in becoming more responsible, the therapist assume that client have created their own distress. हम as a existential psychotherapist ये मानते हैं कि क्लाइंट ने अपनी तमाम परेशानियां खुद पैदा की हुई हैं, ये इसकी सोच की वजह से हैं। गॉट इट? और हकीकत भी यही होती है, जितनी भी डिस्ट्रेस है वो हमारी अपनी क्रिएट की गई होती है, और हम क्या कह रहे होते हैं, नहीं उसकी वजह से। हमारा उस पर सोच, हमारी सोच क्या है, हमारा नज़रिया क्या है हमारे मसाइल को लेके। वी आर नॉट डिस्टर्ब बाय आवर प्रॉब्लम्स, वी आर डिस्टर्ब बाय आवर थिंकिंग पैटर्न्स। हम अपने मसाइल की वजह से परेशान नहीं होते, हमारा अपने मसाइल को लेकर नज़रिया क्या होता है, सोच क्या होती है। हम अपने लाइफ इवेंट्स की वजह से परेशान नहीं होते, डिस्ट्रेस का शिकार नहीं होते, बल्कि उन लाइफ इवेंट्स पे हमारी सोच क्या है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी। थेरेपी प्रोग्रेसेस एज क्लाइंट्स आइडेंटिफाई देयर ओन रोल इन देयर प्रॉब्लम्स एंड स्टॉप ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स, स्पाउसेस और अदर्स। जैसे जैसे ये थेरेपी आगे बढ़ेगी, हमारा क्लाइंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो मेरे हैं उनमें मेरा अपना ही हाथ है, उनमें मेरी ऐसी सोच का हाथ है, ठीक है। तो फिर वो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम लाइव थीम करेंगे चॉइस। इन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ चॉइस में डिस्क्राइब्स विशिंग, विलिंग एंड डिसाइडिंग, ठीक है। जब भी हम चॉइस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की आरजुएं, किसी की ख्वाहिशात, कोई कितना किसी की मर्जी शामिल है किसी चीज़ में, किसी के फैसले। सम इंडिविजुअल्स आर सो डिप्रेस्ड, कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि उनकी कोई ख्वाहिशात ही नहीं होती, उनको मालूम ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। दैट दे हैव फ्यू चॉइसेस और विशेस, उनकी चंद ही ख्वाहिशात होती हैं। एंड इन सच अ केस द थेरापिस्ट मस्ट हेल्प द इंडिविजुअल, ऐसी सूरत हाल में साइकोथेरापिस्ट, मुआलज उनकी मदद करेगा। बिकम मोर अवेयर ऑफ फीलिंग्स, कि अपने एहसासात से और ज़्यादा आगाही हासिल करो। इसके बाद हम 4 स्पेसिफिक टेक्निक्स करेंगे। हेल्प इंडिविजुअल्स पुट देयर प्रॉब्लम्स इनटू अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। अब हम करने जा रहे हैं 4 ऐसे तरीके जो हम क्लाइंट को सिखाएंगे कि इन तरीक़ों की मदद से तुम अपने मसाइल को कैसे ओवरकम कर सकते हो। गॉट इट? चार ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जो हमारे क्लाइंट में तब्दीली का बायस बनेंगी। नंबर 1, एटीट्यूड मॉड्यूलेशन। एटीट्यूड मॉड्यूलेशन उन चीज़ों से बचाएगी जो हमारा क्लाइंट सेल्फ डाउट का शिकार है। आपको पता है सेल्फ डाउट से बड़ी कोई बीमारी नहीं। जब आप खुद पे डाउट करते हो ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। गॉट इट? आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, ये एक ऐसे बिलीव्स की भी एग्जांपल है जो कि क्लाइंट में पाए जाते हैं
ठीक है, इसे हम इर्रेशनल बिलीव्स कहते हैं या फिर इर्रेशनैलिटी कहते हैं, जिसे लॉजिक ना माने, जिसे अकल ना माने। एक प्लेयर था गालबन हॉकी का या फुटबॉल का, उसका एक बिलीव था कि जब जिस रात होटल में ठहरना है, सुबह मैच है, उस रात मैच से एक दिन पहले की रात अगर वो उसका बेड वॉशरूम वाली दीवार के साथ लगा हुआ है तो सुबह मैच उसी का है, कोई उसे हरा नहीं सकता। ये उसका फॉल्स बिलीफ था। ठीक है, हम बहुत सारे अकायद अपना लेते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसका डेफिनेटली मुझे पक्का पता है ये खाने से मुझे जुकाम हो जाता। ठीक है, ये आपके बिलीव्स की वजह से होता है। आपके बहुत सारे मसाइल आपके बिलीव सिस्टम की वजह से हो रहे होते हैं, वरना वो मसाइल नहीं होते। आपकी बहुत सारी ताकत बहुत सारे बिलीव्स की वजह से होती है। तो वो प्लेयर जो है वो ऐसा सोचता था। इसकी वजह ये थी कि जब वो मैदान में उतरता था, जिस दिन उसका बेड जो है वो वॉशरूम वाली दीवार के साथ है, तो उसमें एक जोश वलवला होता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो मैदान में उतरता ही इस स्पिरिट से था कि वो जीता हुआ, और फिर वो डेफिनेटली जीतता था। ठीक है, उसे लगता था कि ये सारा किया दरा उस बेड का है जो वॉशरूम वाली दीवार के साथ था, अदरवाइज मैं कभी भी जीत नहीं सकता। और जिस रात उसका बेड वॉशरूम वाली दीवार के साथ उसे नहीं मिला, वो हार जाता था। वजह, क्योंकि वो डल फील करता था और वो मैदान में पहले से ही हारा हुआ दाखिल होता था कि आज मैं कर ही कुछ नहीं सकता, मुझे पक्का यकीन है। अपने ऊपर पर खुद लेवल लगा लिया ना, गॉट इट। तो आप भी अपने आप को लिमिटेड ना करें, कभी भी लिमिट ना लगाएं कि मेरी ये लिमिट है, बस मुझे पता है मैं ये कर नहीं सकूंगी। ठीक है, आप इस चीज़ पे यकीन रखें, कभी भी कुछ भी आप कर सकते हैं, कभी आपसे कुछ भी सरजद हो सकता है ऐसा जो बहुत ही अच्छा हो। इसके बाद सेकंड टेक्निक है डी रिफ्लेक्शन। डी रिफ्लेक्शन क्या है? अपनी तमाम एक्टिविटीज़ से सरफ नज़र करना। हम अपने क्लाइंट को इस चीज़ पे मजबूर करेंगे कि वो अपनी तवज्जो अपने मसाइल से मबजूल कर ले, यानी कि वो अपने मसाइल को फोकस ना करे। क्या आपको समझ आई ये टेक्निक? इसमें हम अपने क्लाइंट को ये चीज़ समझाएंगे कि तुम अपने मसले को फोकस ना करो। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट हु एक्सपीरियंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिफिकल्टीज may be asked to concentrate on the sexual pleasure of the partner and to ignore their own। कि तुम अपनी खुशी पे फोकस ना करो, तुम्हें यही तशवीश है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तुम इसकी बजाय तुम अपने पार्टनर की खुशी पे फोकस रखो। गॉट इट? इसके बाद थर्ड टेक्निक की तरफ आते हैं। थर्ड टेक्निक है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ये दरअसल एंटी सजेशन होती है। इन दिस टेक्निक पेशेंट्स आर इनकरेज टू डेवलप देयर सिम्टम्स इवन मोर। आपके पास क्लाइंट आया और उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है, मेरे ऐसा है, मैं ऐसा करती हूँ। आप उसे कहेंगे और ज़्यादा करो, तुम्हें ये सोच आती है, तुम इसे घंटा यही सोचना है, 1 घंटा बैठ के यही सोचना है, इसको लिखना भी है। आप उसे एंटी सजेस्ट करते हैं, एक चीज़ उसे मसला है उसके लिए, और आप उसे वही। एक खातून आपके पास आती है, वो कहती है मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, ये हमेशा आइसक्रीम मांगता है। आपने उसे कहना है आप उसे आइसक्रीम दो, सैचुरेशन टेक्निक। ये रोटी मांगे फिर भी इसे आइसक्रीम ठोंसो। वो शिकायत कर दे रात को 2 बजे ये उठ के आइसक्रीम मांगना शुरू हो जाता है, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है, इसे आइसक्रीम खिलानी पड़ती है, ये फ्रीज़र से खुद निकाल लेता है। तो आप उसे कहो कि आप एंटी सजेस्ट करोगे इस टेक्निक में, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन में। आप कहेंगे कि आप उसे आइसक्रीम दो, इतनी आइसक्रीम दो कि वो तौबा कर ले आइसक्रीम से, आइंदा आइसक्रीम का नाम ना ले। इलाज का तरीका है ये, ठीक है? इस बिल्कुल छोड़ देगा, आप करके देखिएगा। आपको बिरयानी पसंद है ना, आप रोज़ बिरयानी खा के दिखाएं मुझे, कितने दिन खा लेंगे? ऐसा दिल अकेगा ना आपका बिरयानी से, ठीक है? आप वो रोटी जो नहीं खाते, वो दाल जो नहीं खाते, वो मांगोगे। सही हो गया? एक बच्चा है वो पैसे मांगता रहता है, आप उससे पैसे छुपाते रहते, दूर रखते रहते, नहीं 10 रुपये फाड़ देगा ये, ऐसा कर देगा। आप उसे दो,
उसकी रसाई में कर दो वो चीज़। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन रिक्वायर्स दैट पेशेंट्स इंक्रीज देयर सिम्टम्स। इसमें हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि अपनी अलामात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करो और महसूस करो, सो दैट अटेंशन इज़ डाइवर्टेड अवे फ्रॉम देम। ऐसा करने से उनकी तवज्जो मबजूल हो जाएगी, उनको लगेगा कि असल में ऐसा नहीं है। ये कितनी अजीब चीज़ है। साइकोलॉजी एक जादू की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ यंग चाइल्ड हु सक्स हिज थंब। एक बच्चा है जो अपना अंगूठा चूसता रहता है, उसकी माँ चाहती है कि ये कभी अपना अंगूठा चूसना बंद कर दे। मे बी टोल्ड टू डू इट मच ऑफन। उसे कहा जाएगा जनाब ये अंगूठा बाहर ना निकले, ये मुंह में ही रहना चाहिए तुम्हारे। आप बच्चे को कहेंगे ये मुंह में रहना चाहिए, अंगूठा नहीं निकालना मुंह से, फिर अंगूठा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, आप करके देखना। आप वहाँ पे उनके साथ रहती हैं तो ज़रूर आप प्रैक्टिकली कर सकेंगी, ठीक है, फोर्स करेंगी। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं गांव गया तो एक छोटा बच्चा जो है ना, वो इंतहाई ज़िद्दी था। वो किसी बात पे रो रहा था, ऐसा रो रहा था कि खुदा की पनाह। और गर्मियों के दिन थे और वो धूप में खड़ा रो रहा था, और उसकी माँ जो है वो उसका तरला मिन्नत कर रही थी कि छाँव में बैठ के रो लो, छाँव में चले जाओ। और वो सारी उसकी समझ थी और वो ज़िद्द में बस धूप में, ठीक है। पास ही छोटा सा एक किन्नू का दरख्त था, उसका साया था। तो मैंने उसे कहा खबरदार अगर तुम यहाँ साए में गए, उसकी माँ कह रही थी साए में चले जाओ, तो मैंने उसे कहा कि खबरदार अगर साए में गए, ठीक है। कुछ देर बाद मैंने देखा वो चला गया, ऐसी की तैसी मैं जाऊँगा। हाँ, ये उसने कहा नहीं है, ये उसका जहन कह रहा था, ठीक है। वो गुस्से में, माँ एंटी सजेस्ट करती तो वो मान जाता। यही तो नफ्सियात है, ले मैन तो नहीं इसको जानेगा ना। अब मैं आपको कल का ही वाकया बताता हूँ। एक मेरे पास एक गोल पत्थर था, बड़ा खूबसूरत सा वाइट कलर का, ठीक है। तो मैंने उसे छत पे रखा हुआ, मेरा भतीजा ईसा उसे रोल करके खेलता रहा। मुझे पता है उसे गोल चीज़ें वो रोल करना शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसने किया है। 3-4 बच्चे घर थे, मैं यहाँ से गया तो मैंने देखा वो पत्थर 2 टुकड़े। मैंने हल्का सा पूछा कि ये किसने तोड़ा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। तीनों ने यही जवाब दिया, ठीक है। अब मैंने नफ्सियाती मुआयना किया, ऑब्ज़र्व किया। एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा कह रहा था ना कि मैं तो इधर आया ही नहीं, मैं इसके पास ही नहीं आया, मुझे उसी पे ज़्यादा हुआ कि यही। बाकियों ने 1-2 दफ़ा कह दिया चुप करके, ये कुछ ज़्यादा ही कह रहा है। और मैंने उनमें तीनों बच्चों में जो बड़ा था ना, उसे ऐसे ही प्यार करते, उसके सर में प्यार करते हुए मैंने कहा कि ये इतना मजबूत पत्थर था, किसमें इतनी ताकत इसने तोड़ दिया। वाह, मेरा बस चले तो मैं उसे 10 रुपये देता अगर मुझे पता होता कौन है, ठीक है। और कुछ देर बाद जब मुजरम था वो ऐसे करके चेहरा सा बना के इकरार जुर्म करने आ गया।